Hello everyone. This is the first class of the EPFO एग्जाम एंड ये क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा पहला क्लास। हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे दो चार चीज़ों के बारे में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। एक हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। मुझे पता है आप लोग सीरियस कैंडिडेट हो, मुझे पता है आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी होगी, बट सिंस आई एम टीचिंग दिस एज ए क्रैश कोर्स, तो आप लोगों को जो है ये थोड़ी बहुत जो है आइडिया होनी चाहिए। अ, फिर भी मैं बता देता हूँ सिलेबस के बारे में फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट दिस एग्जाम मच। कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी भी सही तरीके से नहीं की है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा मुझे ऐसा क्यों फील होता है। और दूसरी चीज ये कि क्या एक मंथ में पीपीएफओ की एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सकती है। सो डेफिनेटली यस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक स्टार मार्क है। वो स्टार मार्क क्या है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। The third thing is that we will see, then after we will see the syllabus. हम लोग देखेंगे कि ईपीएफओ में बेसिकली सिलेबस क्या क्या होता है। सिलेबस के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक महीने का समय है। एक महीने के समय, हार्डली एक महीने का समय, एक महीना भी नहीं है। 30 नवंबर 30 नवंबर को एग्जाम है, तो हार्डली 1 मंथ भी नहीं है हमारे पास। हार्डली जो है वो 25 डेज हमारे पास है, तो 25 डेज में जो है वो हमें अपना मैक्सिमम बेस्ट देना है। सो दैट्स वाई दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जो या तो ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं और ईपीएफओ का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो ईपीएफओ का एग्जाम का प्रिपरेशन ऑलरेडी किए हुए हैं और उन्हें चाहिए एक छोटा सा रिवीजन। सो फॉर दोज ओनली दीज आर दी कोर्सेज। मैंने पहले फर्स्ट टाइम में ये कहा कि जो बच्चे इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो इस कोर्स को वो इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। एक शर्त पर ले सकते हैं कि अगर उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले से की हो। अगर उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है अच्छे तरीके से, मीन्स की कॉन्सेप्ट्स उनके फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट सभी चीजें जो है वो अगर क्लियर है, देन ओनली दिस विल हेल्प, देन ओनली दिस सीरीज विल हेल्प। अदरवाइज ये जो है वो बस टाइम पास ही रह जाएगा। सो डोंट इंडल्ज इनटू दिस। अगर आपने कर रखा है देन ओनली वॉच दिस, अदरवाइज डोंट वॉच दिस, बिकॉज ये फायदा नहीं करेगा कुछ। ठीक है। अब एंड दोज हु हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, मैं उन्हें यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए प्रिपेयर करने की, बिकॉज सिलेबस पहले हमें देखना जरूरी है। मैं सर क्यों बोल रहा हूँ कि यूपीएससी एग्जाम्स के सिलेबस, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन जिन बच्चों ने की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, वो इस एग्जाम को भी भर सकते हैं या इस एग्जाम को देने के लिए काफी अच्छे तरीके से वो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले हमें जो है वो थोड़ा सिलेबस के बारे में देखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द सिलेबस। सो आप लोगों को पता है कि सिलेबस जो है वो बेसिकली दो पार्ट में है। एक पार्ट है पार्ट ए एंड द सेकेंड पार्ट इज पार्ट बी। ये हमें पता है ऑलरेडी। तो सब सेकेंड पार्ट ही हमारा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज पार्ट बी। पार्ट ए क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पार्ट ए एंड देयर इज ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो सिंपल सिंपल क्या है, वो जनरल इंग्लिश। दिस इज जनरल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश है ये। इसमें बेसिकली ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस जो है इसमें आते नहीं है। इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पेपर है जनरल इंग्लिश। ये आपको 20 क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो इजिली करने लायक होते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे लेवल के, मतलब कह सकते हैं कि अ, अच्छे खासे आप लोग कर सकते हो अगर आपने ठीक ठाक इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रखी है। बहुत हाई लेवल भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है, तो भी 20 सवाल में से 15-16 सवाल जो है इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम है पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या प्रॉब्लम है, पार्ट बी का सिलेबस देखते हैं। तो पहला है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट। ये पहला है। ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पर सिलेबस सेट करने वाले ने क्या किया, सीधा सीधा मॉडर्न हिस्ट्री को और एंशियंट हिस्ट्री को और मिडाइवल हिस्ट्री को इस पूरे के पूरे पार्ट में मर्ज कर दिया।
So ancient, medieval, modern, precisely modern. Modern history, freedom struggle, ancient and medieval culture and heritage में cover हो जाता है. So that's why this exam is, I'm saying again, यूपीएससी सीबीएसई की प्रिपरेशन जिन बच्चों ने की है वो इस एग्जाम को 110% देने जाएं. और अगर उन्होंने ईपीएफओ के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, देन दिस होल सीरीज विल हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग फॉर द ईपीएफओ इन 25 डेज. बताता हूँ कैसे. सेकेंड थिंग, पार्ट बी में तो ये हो गया पहला, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री. सेकेंड थिंग इज द डेवलपमेंटल इश्यूज. डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. प्रेजेंट ट्रेंड्स, गौर करना आप लोग वर्ड, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के प्रेजेंट ट्रेंड्स, यानी बेसिकली यहाँ पर जो है वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो है वो सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से. करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूडेड है. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट, थर्ड थिंग इज गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिंपल सा गवर्नेंस एंड पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा. पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा. फोर्थ थिंग, दैट इज जनरल साइंस. जनरल साइंस. फिफ्थ, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है. सिक्स, आप लोग देखते जाओगे, डोंट वरी, हम लोग इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे. और कोई भी डाउट जो है आप लोगों का एकदम 110% आप लोगों का क्लियर होगा. डोंट वरी. सिक्स्थ इज एलिमेंट्री मैथ्स. एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी. ठीक है. एंड सेवन थिंग मैं यह लिख दे रहा हूँ. सेवेंथ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन इंडिया. And eight, that is principle of accountancy. Principle of accountancy, auditing and insurance. ठीक है. अब ये हमारा सिलेबस है, ये पार्ट बी है, जिसमें बेसिकली आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल को, इसमें 20 क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो टोटल आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पार्ट ए जो है वो आप इजिली निकाल लोगे. मुझे इसमें आप लोगों के बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये इजी होता है. जनरल इंग्लिश इज क्वाइट इजी. बस इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको, आपने अगर थोड़ी बहुत भी जनरल इंग्लिश ऑलरेडी की है ना, तो आप इजीली जो है इसे निकाल सकते हो. मेन प्रॉब्लम है पार्ट बी. तो जैसा मैंने बताया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. डेवलपमेंटल इश्यूज, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इसमें करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है. प्रेजेंट ट्रेंड्स कह दिया, इसका मतलब आप लोगों को प्रेजेंट ट्रेंड्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो करके जाना. गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल है, दिस इज पॉलिटी. जनरल साइंस, जनरल साइंस मतलब जो बेसिक साइंस होता है, नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो बेसिक साइंस होता है, जो 9th 10th 11th 12th की किताबों में होता है, दैट इज द जनरल साइंस. ठीक है. देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसे अभी रहने देते हैं, आगे देखते हैं. एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी. ठीक है. इंडस्ट्रियल रिलेशन, चलिए इसे रहने देते हैं. अब यहाँ पर देखिए, जो पार्ट बी में 1, 2, 3, 4 एंड 6, ये 5 चीज जो है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या हम लोग यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में, यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में क्या इन 5 चीजों को नहीं पढ़ते हैं? हमने इंडियन पॉलिटी काफी डिटेल में पढ़ी है,
ये हमारे बैच में भी इंडियन पॉलिटी जो है वो अभी चल रही है, तो हमने काफी डिटेल में उसे जो है किया है। वो सारी चीजें जो है वो हम लोग काफी डिटेल में करते हैं। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन काफी डिटेल में एक एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे जो है वो हमारे बैच में नहीं है, हमने ऑलरेडी जो है वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 15 तक बहुत ही डिटेल में जो है वो किया है। एंड वी विल बी मूविंग विद द आर्टिकल वाइज। हमारा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का अप्रोच अलग है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को हम लोग सेपरेटली जो है वो पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे सोचते हैं दोनों एक ही है, एक्चुअली में दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। जनरल साइंस, क्या जनरल साइंस जो है वो यूपीएससी सीएससी का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है। मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथ्स, सीसैट की प्रिपरेशन जिन बच्चों ने की है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो सीसैट की भी की होगी। सीसैट की प्रिपरेशन में एलिमेंट्री मैथ्स आप लोग बनाते ही हो। जनरल मेंटल एबिलिटी आप लोग बनाते ही हो, रीजनिंग हुआ जिसे जिसे शॉर्ट में रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी बनाते ही हो। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो ये वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इनमें फंसते। मैंने कितने बच्चों से बात की है, उन्होंने मुझे यही कहा कि सर हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ये सब चीजों में, हमें मेन प्रॉब्लम है इन तीन तीन पार्ट में, 7, 8 एंड 5। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो बेसिक नॉलेज मांगता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोगों को प्रोग्रामिंग वहां नहीं बताया, वहां पर प्रोग्रामिंग से सवाल नहीं पूछा जाएगा, वहां पर पाइथन जावा से सवाल नहीं पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से सवाल पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ये सीए वाला पार्ट है। सीए मीन्स कॉमर्स वाला पार्ट है, अकाउंटेंसी एंड इंश्योरेंस। यहाँ पर तीन चीज जो है वो मैंने ऑब्जर्व की, और ये तीन चीज जो है मुझे ऐसा फील हुआ कि इन तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स नीड दीज 3 थिंग्स ओनली। बाकी जो बच्चे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, वो भी इस एग्जाम को देने जाएं। और जो बच्चे ईपीएफओ की प्रिपरेशन भी कर चुके हैं, उनके लिए ये सीरीज कैसे हेल्पफुल रहेगी? उनके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी बाय दी रिविजन। ये रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप इसे जो है वो इस तरह मत लीजिए कि ये फ्री मटेरियल है। रिवीजन के लिए है, फ्री मटेरियल है, लेकिन इस मटेरियल में आई कैन गारंटी यू दैट नॉट इवन ए सिंगल थिंग, सिंगल टॉपिक, सिंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी मिस्ड। सारी चीजें जो है वहां पर, यहाँ पर जो है वो कराई जाएंगी, और वो भी शॉर्ट में कराई जाएंगी, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस जो है वो जिस तरह के आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमें आने चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट जब भी 2 से 3 टॉपिक खत्म होगा, वी विल हैव ए टेस्ट। हम लोग एक टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट में रिकॉर्ड वगैरह नहीं करने वाला हूँ, मैंने ये प्लान नहीं किया है। टेस्ट जो है वो हम लोग लाइव लेंगे। तो जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आई मस्ट से दैट टेस्ट के पहले आप लोग जितने भी सेशन हो चुके हैं, उन सेशंस को जो है आप लोग देख के आओ। सपोज हमने हमने जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन उठाया, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में 2 टॉपिक्स जो है वो खत्म किया, और वो 2 टॉपिक्स में जो है हम लोग जो है वो उस 2 टॉपिक से सवाल करेंगे। उन 2 टॉपिक से जो सवाल करेंगे, वो 2 टॉपिक्स आप लोग पूरी तरह से खत्म करके आओगे, देन आप लोग जो है वो सवाल को हल कर पाओगे। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आपने पढ़ा है वो एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा रिकॉल हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है क्या वो कहीं पर काम आ रहा है। आपको ये भी थोड़ा एक अंदाजा लग जाएगा कि जो आपने पढ़ा है क्या उस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, एंड आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट तो हो गई। तो कहीं से भी ये सीरीज जो है वो बिल्कुल भी लॉस मेकिंग सीरीज नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि ये तो हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस में बेसिकली हम लोग जो है इन तीन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम है, और मुझे जो है वो सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करानी है, सारी चीजें इन द सेंस की जो इंपॉर्टेंट है वो मुझे कंप्लीट कराना है। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूज दिस वन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अगर आप देखो तो इन तीनों में से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेटेज इसी 7 नंबर का रहेगा, यानी कि इसी पार्ट का रहेगा।
तो सबसे ज्यादा अगर इसका वेटेज है तो क्यों ना इस पार्ट को किया जाए, है ना। अगर आप लोग खुद हमें, मैं से फिर से यही कह रहा हूँ कि हमें एग्जाम को निकालना है, हमें एग्जाम का टॉपर नहीं बनना। आप लोगों को ऑलरेडी मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी आप लोगों को पता है। पॉलिटी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जनरल साइंस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये पोर्शन मैं करा देता हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, आई विल डू इट फॉर यू। एंड एलिमेंट्री मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटेबिलिटी, ये आप लोगों ने किया हुआ है। क्या रह गया? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेंशियल इंश्योरेंस, जो मेरे हिसाब से इससे 15 सवाल, या 15 भी मैं मैक्स बोल रहा हूँ, 10 से 12 सवाल से ऊपर ये सवाल, ये पार्ट नहीं है। 10 से 12 सवाल, आपके पास टोटल कितने सवाल हैं? 120। 120 सवाल है। 120 सवाल में से आपके पास सॉल्व करने लायक, अगर आपने ये दो टॉपिक छोड़ भी दिए सर, जस्ट इमेजिन आप लोगों ने ये टॉपिक जो है वो छोड़ दिए, तो आप लोगों के पास टोटल सवाल करने के लिए कितने बचे हैं? आप लोगों के पास फिर भी जो है वो 105 से लेके 108 सवाल जो है वो बच रहे हैं करने के लिए। 105 से 108 सवाल जो है वो कम नहीं होते हैं। अगर आपने 105 से 108 सवाल में से आपने 85 टू 90 क्वेश्चंस भी सही कर दिया, देन इट्स ओवर। ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। हाँ, कंपटीशन हाई क्यों हो जाता है, उसका कारण ये है कि बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, सीट जो है वो थोड़ा कम है, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं आता है, लेकिन चूंकि बच्चे ज्यादा हैं, सो दैट्स व्हाई द कंपटीशन बिकम्स टफर। बट अगर क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं, इसकी 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो इसकी, या 6 महीने भी नहीं, जब नोटिफिकेशन आया तब से आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी की है, देन हमारे साथ जो है जुड़े रहें, एंड यू विल गेट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो उसी के लिए मैं लेकर आया था 3 चीजें, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो एक बार आज ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से एक्ट्स हमें पढ़ने हैं, और वो एक्ट्स की डिटेलिंग क्या क्या है। उसके बाद हम लोग जो है वो एक्ट में एक एक करके जाएंगे और पूरा एक्ट को खोल देंगे। उससे क्या होगा, उससे एक भी सवाल जो है हमारा मिस नहीं होगा। सारा का सारा एक्ट, सारा का सारा जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जितने भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, सब कुछ करने वाले हैं हम लोग। सो डोंट वरी। तो पहला है सोशल सिक्योरिटी कोड्स। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है, ये एक कोड है। कोड का मतलब क्या हुआ? एक सिंप्लीफाइड बुक। मतलब आपने बहुत सारे लॉज बनाए, उसे कोडिफाई कर दिया, दैट बिकम्स ए कोड। जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी कोड्स है। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, और एक इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इन 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। और इनकी जो सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड जो मैनेजमेंट करता है इन चीजों का, और जो एक्चुअली में काम करता है ग्राउंड लेवल पे, दैट इज एग्जीक्यूटिव कमिटी, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इसका काम क्या है? बेसिकली एक्ट बनाया क्यों गया? ताकि लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर किया जा सके। एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली उनकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी में वो रखेंगे नहीं कंपनी वाले, तो उनके पास एक सेफ्टी हो, एक बेसिकली एक इंश्योरिटी हो कि हाँ, रिटायरमेंट के बाद जो है मेरी इनकम जो है वो आती रहेगी। फॉर दैट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 हैज बीन पास्ड। तो इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब कौन है? जो नौकरी दे रहा है। और एम्प्लॉय, जो जो आपके अंडर नौकरी कर रहा है। दैट मीन्स एम्प्लॉयर जिसके अंडर में एम्प्लॉय है, एंड एम्प्लॉय दैट मीन्स एम्प्लॉयर के नीचे में जो एम्प्लॉय है, नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कितना परसेंटेज होता है, कितना बेसिक ग्रेड, बेसिक लिमिट सेट किया गया है, ये सब हम लोग जो है वो देखेंगे इन सभी में। तो डोंट वरी, ये सब आज के लिए, आज ये जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, सो एक बार ओवरव्यू लेना जरूरी है कि एक्चुअली में हम लोग किन किन चीजों से गुजरने वाले हैं। ठीक है। सो दिस थिंग इज डन। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों जो है वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं, और दोनों कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोविडेंट फंड में जाकर जमा होता है। ठीक है। देन प्रोवाइड पेंशन एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू एलिजिबल एम्प्लॉयज। पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट जो है मैंने बता दिया।
कि यहाँ पर जो है पेंशन भी मिलता है और इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है। डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सिर्फ प्रोविडेंट फंड कहने के लिए नहीं, यहाँ पर एक और चीज है मिसलेनियस प्रोविजन। ये मिसलेनियस में क्या क्या आता है, यही पेंशन फंड और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंसेंटिव आता है। तो प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट फंड तो आता है, लेकिन इसके अलावा भी दो चीजें आती हैं और उन दोनों को सेपरेटली हमें पढ़ना है। समझ में आया? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अब नाम से ही क्लियर है क्यों बनाया गया होगा इस एक्ट। ऑब्वियसली मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट्स टू वुमेन एम्प्लॉयज, तो जो भी वुमेन एम्प्लॉयज जो काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, या फिर कोई फैक्ट्री में काम कर रही है, या फिर कहीं पे भी काम कर रही है, जॉब कर रही हो, उनको बेसिकली मैटरनिटी लीव देना। किस दौरान? ड्यूरिंग दी बेसिकली प्रेगनेंसी, या फिर अगर हेल्थ खराब हो गई उनकी, तो इसका इस टाइप में उनको जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है छुट्टी की। सो दैट्स वाई टू एंश्योर जॉब प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मैटरनिटी एंड प्रोहिबिट डिसमिसल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, उनको छुट्टी के समय जो है वो मैटरनिटी लीव के समय कोई उनको निकाल नहीं सकता, और ये उनका हक है कि वो मैटरनिटी लीव जो है वो ले सकते हैं, और उसमें जो है उनको जॉब प्रोटेक्शन अलग से मिलती है। ठीक है। प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्किंग मदर्स यानी कि जिनका ऑलरेडी एक बच्चा है, बट उनकी अगर हेल्थ में कभी डिप्रेशिएशन या फिर हेल्थ में जो है वो कभी खराबी आती है, तो उस केस में भी इस एक्ट की मदद से आपको जो है वो जो बेसिकली वेलफेयर जो है वो मिलता है। ठीक है। थर्ड थिंग इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी मतलब जैसे आपने बहुत साल कंपनी में काम किया, तो एक थैंक्स गिविंग अमाउंट, या फिर एक क्या आप मतलब कह सकते हैं कि एक रेस्पेक्टफुली तरीके से उनको जो है वो रिटायर करना, दैट इज ग्रेजुटी। तो प्रोवाइडिंग प्रोवाइड्स ग्रेजुटी टू एम्प्लॉयज कंप्लीटिंग 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अब 5 साल जो है ये कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए आपका, तभी आपको ग्रेजुटी जो है वो मिलेगी। किसी भी एक कंपनी में आप 2 साल है उसके बाद आपने छोड़ दिया, फिर आपने जो है वो 3 साल काम किया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर फिर ऑलरेडी जो है फिर से 2 साल काम करना होगा, देन ओनली यू विल गेट दी बेसिकली बेनिफिट। ठीक है। सो 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है, ब्रेक डाउन सर्विस नहीं है, कंटिन्यूअस सर्विस है। जब कोई एम्प्लॉय 5 साल तक वो कंटिन्यूअस सर्विस पूरा कर देता है, तो वो एलिजिबल होता है फॉर दी ग्रेचुटी। ठीक है। लॉन्ग टर्म सर्विस और लॉयल्टी जो है इससे इंश्योर होती है कि भाई एम्प्लॉय के मन में आता है कि अगर मैं लंबा काम करूं, 5 साल से ज्यादा मैं काम करूंगा, इस कंपनी से जुड़ा हुआ रहूंगा, तो इससे होगा क्या कि मुझे ग्रेचुटी मिलेगी। एंड एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज। अब डेफिनेशन है एस्टेब्लिशमेंट की, जो मैं लेक्चर के दौरान बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट्स और जो फैक्ट्रीज होती है उनमें क्या डिफरेंसेस होता है। तो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट्स आप यही समझ लो कि जो भी चीज, जो भी कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, वो एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। अभी रफ में यही समझ लो, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज अगर वहां पर हैं, तब जाके ये एक्ट जो है वो लागू होता है। उसके बाद उसके 10 से कम है तो उसमें ही एक्ट जो है लागू नहीं होता है। बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, डील करेंगे उस पर भी। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है कि एम्प्लॉयज को जो है वो कंपनसेशन मिले। इंजरीज हो गया किसी कारण से डेथ हो जाए, है ना, या फिर उनकी नौकरी चली जाए, तो इसके कारण जो है एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम ना हो, इसके कारण उनको जो है कुछ कंपेंसेशन अमाउंट जो है वो दिया जाता है। ठीक है। तो बहुत परमानेंट एंड टेम्पोररी डिसेबिलिटीज, अगर उनकी जो है वो डिसेबिलिटी हो गई है, इंजरी के चलते अगर उनका कोई हाथ पैर कट गया या फिर किसी भी कारण से डिसेबिलिटी हो गई, तो उसमें जो है वो इस एक्ट के मदद से आप जो है वो आपको जो है कंपेंसेशन मिल जाता है। ठीक है। प्रोटेक्ट डिपेंडेंट्स ऑफ डिसीज्ड वर्कर्स। तो जो भी डिसीज वर्कर्स मतलब जो जो वर्कर्स गुजर गए, उनके उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। अब एक पर्सन के नीचे उनकी फैमिली होगी, वो फैमिली जो है वो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होगी। अब वो पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? उसको प्रोटेक्शन ये एक्ट देगा, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। देन फिफ्थ वन इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाम से क्लियर है कि आपको जो है बेसिकली मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबल बेनिफिट्स, इन सभी को जो है वो इसका आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयज को इन सभी का इंश्योरेंस जो है उनके पास रहेगा।
covers dependents through family medical benefits and administered by Employees State Insurance Corporation। ये अलग से एक बॉडी बनाई गई है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वही इस एक्ट को जो है वो देखता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इस एक्ट में अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं, तो ये बॉडी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसके लिए हम लोग। देन कम्स द लेबर लॉज। तो ये है टोटल 5 एक्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है सोशल सिक्योरिटी कोड में। यही 5 एक्ट से सवाल आएंगे, और मैक्सिमम सवाल जो है छू जाएंगे यही 5 एक्ट से, डोंट वरी। ठीक है, और इसमें से मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो इसमें सबसे टॉप 2 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जो है वो लगभग लगभग बन जाता है। लेबर लॉस की हम लोग बात करते हैं। लेबर लॉस जो है इसमें सबसे पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का मतलब क्या है कि सभी वर्कर्स को क्या मिले, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस मिले विदाउट अनऑथोराइज डिडक्शंस। किसी भी तरह का डिडक्शन जो कि अनऑथोराइज्ड हो वो नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कानून में लिखा हुआ है, इसको डिटेल में देखिए। इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज रिगार्डिंग वेज डिसबर्समेंट। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहता है कि एक मिनिमम वेजेस तो वर्कर्स को होना ही चाहिए। अगर वो वर्कर किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में है तो उस वर्कर का एक मिनिमम वेज जो है वो होना चाहिए। दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। देन प्रोटेक्ट्स द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये एक्ट इंश्योर करता है कि किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सकता है उससे कम पैसे में काम करा लिया जा रहा हो सकता है जो है उससे जो है फ्री में काम करा लिया जा रहा हो, जिसको बेगारी कहते हैं। सो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंसान जो है वो जी सके। फॉर दैट दिस मिनिमम वेजेस एक्ट हैज बीन पास्ड। Then Industrial Employment Standing Orders Act 1946. This act this requires employers to define and communicate employment condition clearly. आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपकी कंडीशन, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होगी वो क्या होगी। इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो इंडस्ट्री में जो है आप किस जगह पे काम करोगे, क्या क्या सेफ्टी आपको दी जाएगी, क्या क्या डेंजर्स आपके पास रहेंगे, क्या क्या आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉयर्स को देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर्स को बेसिकली उससे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और यूनिफॉर्मिटी आती है इन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो ऑब्वियसली ट्रेड यूनियंस एक्ट हम लोग हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन 1925 वाले। सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और एआई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद होगा आप लोगों को, हिस्ट्री अपने आप लोगों ने पढ़ा है। सो लीगलाइजेस ट्रेड यूनियंस, प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स एंड फंक्शंस। तो ट्रेड यूनियंस की पावर कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। इनको ट्रेड यूनियन इंडिया में लीगल क्यों है? क्योंकि ये एक्ट मौजूद है। एनकरेजेस कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट सिंपली ये कहता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनकी सेफ्टी, उनका हेल्थ और उनका वेलफेयर जो है वो इंश्योर हो। ठीक है, वर्किंग आवर्स कितनी होनी चाहिए, क्लीनलीनेस कितनी होनी चाहिए, फैक्ट्री में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, मशीनरी सेफ्टी किस लेवल की होनी चाहिए, ये सब बताने का काम जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कर रहा है। इसका इवोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे किस तरह से फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो इवॉल्व हुआ। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये तो आजादी की बाद वाला है। इसके पहले भी जो है वो बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट पास किए गए हैं गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, उसे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या कहता है? दिस प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो गया अगर बाई चांस, तो उसे सेटल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इससे होता क्या है, आर्बिट्रेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे, इस कारण से जो है वो किया जाता है कि दोनों पार्टीज को बिठा के जो है वो बेसिकली बातचीत कराया जाए कि बीच में जो है वो सुलह हो जाए। इस तरह से जो है वो किसी तरह से इंडस्ट्रीज को बेसिकली या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। नाम से क्लियर है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि किसी भी चिल्ड्रन जो 14 साल से नीचे है, कोई भी बच्चा, उसे जो है आप एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते या उससे जो है वो मजदूरी नहीं करवा सकते। कहीं पे भी वो एम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी नहीं कर सकता। ठीक है, रेगुलेट्स वर्किंग कंडीशंस फॉर एडोलेसेंस एज 14 to 18 ईयर्स।
लेकिन अगर 14 साल से ऊपर का बच्चा है और 18 साल से नीचे है, तो वो एक रेगुलेटेड वर्किंग कंडीशन में काम कर सकता है। जैसे फैमिली में जो है वो फादर बहुत गरीब है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में से 2 बच्चे जो है वो 14 साल से ऊपर के हो गए हैं। तो फादर उन्हें लेके जाके काम करवा सकते हैं, या उनको सपोज़ फादर जो है वो किसी एक दुकान पे काम करते हो या फिर वो कोई ठेला लगाते हो, तो अपने दोनों बेटों को जो है वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, उन दोनों को जो है वहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो हज़ार्डस नहीं है। इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को बेसिकली एक रेगुलेटेड वर्किंग कंडीशन में काम कराना है। इसके मतलब हज़ार्डस तरीके से काम नहीं कराना है, हज़ार्डस जगह पे काम नहीं कराना है। हज़ार्डस जगह मतलब जहाँ पर फैक्ट्री जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ नहीं करवा सकते। ठीक है? जहाँ पर जो है वो बेसिकली तंबाकू बनता है, वहाँ नहीं करवा सकते। तो ऐसी जगह पे करवाना है जहाँ पर उस बच्चे को खतरा ना हो। ठीक है? एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड प्रमोट एजुकेशन। तो बच्चा अगर चाइल्ड लेबर नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा तो क्या होगा? एजुकेशन लेगा, और एजुकेशन लेगा तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को जो है वो संभालेगा। ठीक है? नेक्स्ट इज इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। ये बेसिकली नाम से क्लियर है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, यानी कि जो आपने महाराष्ट्र वाला केस देखा होगा, कितने सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, क्या होता है उनके साथ। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया है। प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अदर स्टेट्स। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे जगह पे जाके, बिहार से कोई भी बिहार से कोई पंजाब, कोई राजस्थान या फिर महाराष्ट्र जाके वो काम कर रहा है वहाँ पे, या एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन जो है ये इंश्योर करने का काम इस एक्ट का है। इक्वल इंश्योर्स इक्वल पे हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज, उन सभी को जो है वो बराबरी मिले, इक्वालिटी मिले, कोई भी जो है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी एक्ट जो है वो बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। क्या कहता है ये? बेसिकली इट रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो होते हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, है ना? वो परमानेंट लेबर्स नहीं होते हैं। आप उन्हें हायर करो, वो आपके लिए काम करेंगे। प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। अब जब काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो प्रॉब्लम क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके कारण इस एक्ट को बनाया गया है। तो इससे जो है वेलफेयर इंश्योर करने का एक बेसिकली मीडियम है ये एक्ट। ठीक है? नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। मैंडेट्स पेमेंट ऑफ एनुअल बोनसेस टू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स और प्रोडक्टिविटी। बहुत डिबेटेबल है ये, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर ये क्लेम हमेशा लगता है कि ये एक्ट का वो पालन नहीं करते हैं। प्रॉब्लम होना क्या चाहिए कि प्रॉफिट के बेसिस पर हर एम्प्लॉयज को साल में एक बार जो है मिनिमम बोनस जो है वो मिलना चाहिए। बट क्या वो एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी में हो पाता है? नहीं हो पाता है। सो ये बहुत डिबेटेबल एक्ट है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। एनकरेजेस एम्प्लॉय मोटिवेशन। इससे होता क्या है? एम्प्लॉय बेसिकली मोटिवेट होते हैं कि भाई बोनस दोगे एम्प्लॉय को तो उसे काम करने की मोटिवेशन मिलेगी। एंड पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो अगर कोई कंपनी सक्सेस कर रही है, तो उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे जो है वो यही वर्कर्स का ही हाथ है ना? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। सो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के बारे में है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हेल्थ का इंश्योरिटी एंड वेलफेयर जो है वो इंश्योर हो। For these people, the Act has been passed, and this provides for registration of workers and welfare boards. तो जो भी वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसमें वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है करवाना। माइंस एक्ट 1952। अब माइंस में प्रॉब्लम क्या है? माइंस की कंडीशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लेबर की सेफ्टी कंडीशन जो है माइंस के अंदर वो इंश्योर हो, इसके लिए ये माइंस एक्ट 1952 पास किया गया है। हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, ये सब जो है लेबर की, माइन वर्कर की जो है वो ध्यान में रखकर ये एक्ट को पास किया गया है। कोड ऑन वेजेस 2019, ये लेटेस्ट एक्ट है। कोड ऑन वेजेस का मतलब क्या है? कंसोलिडेटेड लॉज ऑन वेज, बोनस एंड इक्वल रिमरेशन। मतलब कोई भी वेज जो है वो उसमें ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर कोई वेज है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए सबके लिए जो उस पोस्ट पर है, या उस सिमिलर लेवल के पोस्ट पर है, किसी भी सेक्टर में हो, वो उस पोस्ट पर जो है उनको वही सैलरी दी जाए जो बाकियों को दी जाती है। सो बेसिकली लॉज ऑन वेज, बोनस और इक्वल रिम्यूनरेशन उनको मिलना चाहिए।
ठीक है। इससे होता क्या है, सिंप्लीफाइज कंपाइलेंस एंड इंश्योर यूनिफॉर्म वेज स्टैंडर्ड अक्रॉस दी सेक्टर्स। सो दीज आर दी थिंग्स विच वी विल सी। ये सारे 13, टोटल 13 एक्ट जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, लेबर लॉज में। ठीक है। 5 एक्ट हम लोग पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी, 13 एक्ट जो है हमें पढ़ना है लेबर लॉज में। एंड द लास्ट थिंग इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, दैट इज फर्स्ट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। दो दो 3 एक्ट है बेसिकली। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, तीनों जो है वो 2020 में पास हुआ था। इसके पीछे का रीजन भी हम लोग देखेंगे कि ये तीनों 2020 में ही क्यों पास हुआ, क्या हुआ था 2020 में। I guess you know, integrates multiple social security laws into single framework. तो बेसिकली ये पूरे के पूरे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक्सटेंडेड है। गिग वर्कर्स, जोमेटो स्विगी वाले, इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं, इन सभी पर जो है ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लागू होता है। सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी भी है क्योंकि इससे जो है उनको सोशल प्रोटेक्शन मिलता है। और सोशल प्रोटेक्शन जो है वो आगे जाकर जो है उनको काम आता है, फॉर देयर नॉट फॉर देम बट देयर फैमिली। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में बेसिकली जो बेसिकली ट्रेड यूनियन के लॉज हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लॉज हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के जो लॉज हैं, उन सभी को एक जगह पे कंसोलिडेट करके लिखा गया। तो दैट्स व्हाई देयर कोड, यहाँ पर आपको कोड दिख रहा होगा, दिस इज कोड। कोड का मतलब है कि बहुत सारे लॉज हैं, उनको बेसिकली एक कोडिफाइड कर दिया गया, उनको पिन मार दिया गया। ठीक है। इससे इसको बनाया क्यों गया है, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड प्रमोट्स हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, so ensures safe and healthy working environment across industries and consolidates safety and welfare promotion of all the workers। तो ये तीन चीज जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। इसके अलावा जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है, की कॉन्सेप्ट्स है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडियन लेबर फोर्स, ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन क्या होता है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये सभी चीजें जो है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, इसमें मैं ओवरऑल जो है वो अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये सभी को जो है हमें एक ना एक करके हमें जो है वो पढ़ना है। लेबर वेलफेयर एंड वेजेस, workers' participation in management, international industrial relation, industrial health and safety, and over। ठीक है। So these are the things। तो हमें टोटल जो है वो 3 important टॉपिक्स कवर करने हैं, दैट इज दिस वन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 3 टॉपिक्स अगर हम लोगों ने कवर कर लिए तो मान के चलिए कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो काफी इजी हो जाएगा। और मैंने कवर करा दिया, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को पढ़ना क्या, आप लोग करना क्या है, लॉट ऑफ रिविजन, है ना। ये लॉट ऑफ रिविजन है, मेरा एफर्ट जो है वो 50% रहेगा, आपका एफर्ट जो है वो 50% रहेगा। टुगेदर वी विल मेक ए 100%, एंड दिस 100% विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है। सो 50% मेरी तरफ से मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कवर करके दूंगा, 50% जो है वो आपको जो है अपनी तरफ से मेहनत जो है वो करनी होगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ईपीएफओ एग्जाम। 30 नवंबर को हमारा एग्जाम है। सो दिस इज द डेट, दिस इज द डेट ऑफ द एग्जाम, यही मैच का डेट है। एंड कोई भी डेट आप मान लो, मैच का डेट है या फिर ट्रॉमा का डेट है या फिर कुछ भी मान लो, ये डेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस डेट। ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है आप लोगों को इस आने वाले किसी भी सेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में नहीं तो जो टेलीग्राम चैनल है, इट इज टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल दैट इज सेवा सूत्र विथ एसके। ये टेलीग्राम चैनल जो है, इससे इसमें आप जो है वो डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी डाउट्स आपको होता है तो वहां पर पूछा जा सकता है, कोई डाउट कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर टुडे, एंड दिस इंट्रोडक्शन सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें मैप पता होना चाहिए। कहीं भी आप जाते हो अननोन डेस्टिनेशन पे, क्या लेके जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट मैप लेके जाते हो। मैप अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी लेके जाओ, कोई फायदा नहीं।
So that's why we have to know the map. And what is your map? Syllabus. Syllabus is your map and you have to keep this syllabus whole time with you. आपको ये सिलेबस बार बार जो है वो देखते रहना है। ये सिलेबस जो है वो आपको जबान पे याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। इसके नीचे भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, वो हम लोग आगे ये सभी टॉपिक्स जो है वो हम लोग आगे सब एक एक करके देखेंगे। लेकिन ये मैप अब लोगों को पता होना चाहिए। तो मैप जाना कहाँ है, ये इंट्रोडक्शन सेशन में हमने ये मैप को डिस्कस किया है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डाइविंग टुवर्ड्स द न्यू जर्नी ऑफ, ये टोटल जो है मैं बता देता हूँ 25 लेक्चर जो है वो टोटल आएंगे। 22 से 25 लेक्चर्स आएंगे। 22 से 25 लेक्चर्स में ये तीनों टॉपिक जो है वी विल सॉर्ट इट आउट, कवर हो जाएंगे 25 लेक्चर्स में। ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।